Hello friends, once again I welcome you all to my classes. बहुत दिनों से वीडियोस आपके लिए नहीं आ रहे थे, फिर मैं अब ये वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ। और हमने लास्ट क्लास में स्टेट लेजिस्लेचर तक कवर किया था, उसके आगे आज हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट्स। जैसा आप सभी को पता होगा कि हाई कोर्ट जो है वो पार्ट 4 में आर्टिकल 214 से 231 तक आपको देखने को मिलेंगे। तो आर्टिकल्स जो हैं आपको वो थोड़े से याद रखने हैं ताकि आप आगे उनको कनेक्ट कर पाएँ। तो 124 आपको याद होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए था, 214 जो है वो हाई कोर्ट के लिए है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाई कोर्ट में कौन कौन हो सकते हैं। तो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट में और अदर जजेस होंगे, जिनके नंबर्स जो हैं वो कौन डिसाइड करेगा, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट विल बी डन बाय प्रेसिडेंट। देन चीफ जस्टिस जो हैं वो अपॉइंट होंगे हाई कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्ट से और गवर्नर ऑफ द स्टेट के कंसल्ट से डिसाइड होंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। फिर जो बाकी के जजेस होंगे वो अपॉइंट होंगे चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, उस हाई कोर्ट से कंसल्ट करेंगे और प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के द्वारा। तो सभी अपॉइंटमेंट्स में आपको याद रखना है कि गवर्नर यहाँ पर केवल कंसल्ट किए जाते हैं, सभी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन ऑफ जजेस की। तो किसी को भी अगर हाई कोर्ट का जज या हाई कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस बनना है तो उन्हें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरे, वो किसी जुडिशल ऑफिस में या तो 10 साल काम किए हों या फिर वो किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट की तरह 10 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस की हो। ये 3 जो कंडीशंस हैं ये क्वालिफ़िकेशन के लिए हमको याद रखना है। 10 ईयर्स फॉर एज ए जज, फॉर जज, 10 ईयर्स एज ए एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, और यदि वो 10 साल जज की तरह भी काम करेंगे तो वो चीफ जस्टिस बनने के एलिजिबल हैं। या फिर प्रेसिडेंट जिन्हें प्रेसिडेंट बनाना चाहें वो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं। नेक्स्ट है टेन्योर। तो यदि हम उनके अवधि की बात करें तो उनके लिए कोई मिनिमम एज सब्सक्राइब नहीं की गई है, वो अपने 62 साल 62 ईयर्स की एज तक वो अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं। और ये जो 62 ईयर्स था, आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए ये 65 ईयर्स है, जबकि हाई कोर्ट के लिए स्टेट में अगर अपॉइंट आएंगे तो वो 62 ईयर्स है। नेक्स्ट, अगर किसी जज को रिमूव करना है उनके पोस्ट से तो वो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से रिमूव होते हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाना चाहिए बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजॉरिटी आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। ये जो मेजॉरिटी पास होने की जो रूल है, वह रूल ऐसा है कि चीफ जस्टिस जो या हाई कोर्ट के जज जिन्हें रिमूव करना है, उनके रिमूवल के लिए जो प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेंगे, ये ऑर्डर पहले पार्लियामेंट में एड्रेस किया जाएगा। यदि वह लोकसभा में एड्रेस होता है तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और यदि राज्यसभा में एड्रेस होता है तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा उसको एडमिट करेंगे हाउस के पहले। हाउस उस पर विचार करेगी और यदि हाउस में वो एडमिट हो जाता है तो फिर चेयरमैन या स्पीकर के द्वारा एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। वह कमेटी उन आरोपों पर, उन क्लॉज पर विचार करेगी, और यदि वह कमेटी सेटिस्फाइड है कि उन जजेस को रिमूव करना है उस जज को, तो फिर वह मोशन जो है वो पास किया जाता है इन द डिफरेंट हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। और यदि वह स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो फिर उस जज को रिमूव कर दिया जाता है। जो ग्राउंड्स हैं, किस ग्राउंड पर उन्हें रिमूव कर सकते हैं, तो वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। हिंदी में इसको सिद्ध कदाचार या अक्षमता या जो उनके
क्षमता अगर नहीं है तो उन दोनों ही आधार पर केवल जजेस को रिमूव किया जा सकता है। इसका कोई भी तीसरा आधार नहीं बताया गया है। तो यदि जज रिमूव किए जाते हैं तो फिर उन्हें प्रैक्टिस करने से मना कर दिया जाता है, और अभी तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। देन पावर्स अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो पावर्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट जब अपना रिट जुडिस्डिक्शन हमने पढ़ा था आर्टिकल 32 के तहत वह देता है, और हाई कोर्ट को यह पावर है अंडर आर्टिकल 226। तो रिट जुडिस्डिक्शन जो होगा वो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा वाइडर है। वाइडर होने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो रिट जुडिस्डिक्शन है वो केवल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड दे सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो है वह इसके आगे भी इशू कर सकता है अदर देन ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ तक आपको हाई कोर्ट्स के बारे में याद रखना है। यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो हाई कोर्ट्स जो बने थे भारत में वह 1862 में बने था। सबसे पहला हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट। और यदि हम अभी के हाई कोर्ट की बात करें तो भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट्स हैं जो कि पूरे राज्यों को वो कंट्रोल करते हैं, और उनका जो अपील का जो पावर है वो डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट हाई कोर्ट्स को दिया गया है। कुछ हाई कोर्ट्स हैं जो एक से अधिक राज्यों से भी डील करते हैं। और यूनियन टेरिटरीज़ की अगर बात करें तो केवल दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास उसका खुद का हाई कोर्ट है। तो आपको इन सब बातों को हाई कोर्ट से रिलेटेड ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की तरफ। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब हाई कोर्ट्स के जो अंडर में काम करते हैं वो कोर्ट्स कौन कौन से हैं। तो उनके लिए जो आर्टिकल है वो आपको याद रखना है, आर्टिकल 233 टू 237। ये 5 आर्टिकल आपको याद रखना है। वैसे आर्टिकल्स पूछे नहीं जाते, फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे वहाँ पर आपको मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट जजेस। हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज का जो अपॉइंटमेंट है जैसा कि लिखा गया है कि अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कंसल्ट करके राज्य के जो राज्यपाल होंगे वह डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करेंगे। यदि एक से अधिक राज्यों में एक ही हाई कोर्ट काम कर रहा है तो सारे राज्य के गवर्नरों से वहाँ के कंसल्ट किया जाएगा। सारे राज्य के गवर्नर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए हाई कोर्ट से कंसल्ट करेंगे। उनके लिए जो अपॉइंटमेंट्स का जो क्वालिफ़िकेशन है वह है कि ही शुड बी एन एडवोकेट फॉर 7 ईयर्स। 7 साल के लिए वह प्रैक्टिस किया हुआ एडवोकेट होना चाहिए। और बाकी जो नॉर्मल सिटीज़न ऑफ इंडिया और वो सब तो उनके क्लॉज लगेंगे, बट एडवोकेट फॉर 7 ईयर्स आपको याद रखना है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज। जो डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो भी वहाँ पर और भी काम करते हुए जो ऑफिशियल स्टाफ्स हैं या जो भी उनके अदर मेंबर्स हैं उनके जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो कंसल्टेशन का जो गवर्नर जो कंसल्ट करेंगे वो 2 जगह से करेंगे। पहला आपके स्टेट पीएससी से करेंगे, राज्य की जो राज्य के जो लोक सेवा आयोग होगी उससे, और हाई कोर्ट के जजेस से और सीजे से। नेक्स्ट हम अगर देखें तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वह 2 तरह से लगते हैं, या उन्हें हम 2 नामों से जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय। तो जिला एवं सत्र न्यायालय भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो आप देख सकते हैं कि सिविल साइड, जब डिस्ट्रिक्ट जज सिविल केसेस को डील करते हैं तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल साइड में कौन कौन आएंगे, तो सबऑर्डिनेट जज कोर्ट होता है और मुंसिफ कोर्ट उसके नीचे होता है। ये दोनों उनके नीचे आते हैं। तो ये सिविल मामले के तहत जो कि सिविल जो डिस्ट्रिक्ट जज काम करेंगे उनके लिए। यदि हम क्रिमिनल साइड की बात करें तो क्रिमिनल साइड पर जब डिस्ट्रिक्ट जज क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं तब उन्हें सेशंस कोर्ट कहा जाता है, सत्र न्यायालय कहा जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है
कि डिस्ट्रिक्ट जज जब सिविल मामले देखेंगे तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाएगा, और जब वो क्रिमिनल मामले देखेंगे तब उन्हें सेशंस जज, सत्र न्यायाधीश कहा जाएगा। तो क्रिमिनल साइड में अगर हम बात करें तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है, जो कि 7 साल तक के जो क्रिमिनल में जिसमें 7 साल तक की सज़ा हो सकती उन मामलों को वो देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरनल डिफरेंस आपको याद नहीं रखना है, फिर भी आपको याद रखना है क्रिमिनल साइड और सिविल साइड का। और उनके नीचे जो होंगे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट होंगे, जो कि 3 साल तक के मामलों को, 3 साल तक के पनिशमेंट्स को देखता है। तो हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो आपको याद रखने वाली बातें हैं ये मैंने आपको बताया, और आपको यदि इससे और कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आज की इस क्लास को आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।